हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 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 आर्थिक कृषि का वाणिज्यीकरण आर्थिक लाभ हेतु नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जाना। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण आर्थिक लाभ हेतु नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जाना। आर्थिक लाभ हेतु नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जाना। आर्थिक लाभ हेतु नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जाना। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया, परिणाम, अवलिक मूल्यांकन, सकारात्मक और नकारात्मक। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया, परिणाम, अवलिक मूल्यांकन, सकारात्मक, नकारात्मक। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया, परिणाम, अवलिक मूल्यांकन, सकारात्मक, अवलिक नकारात्मक। उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति, कच्चा माल, व्यापारिक संतुलन को ब्रिटिश के पक्ष में करने के लिए। उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, व्यापारिक संतुलन को ब्रिटिश के पक्ष में करने के लिए। उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति, कच्चा माल, व्यापारिक संतुलन को ब्रिटिश के पक्ष में करने के लिए। उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति, कच्चा माल, व्यापारिक संतुलन को ब्रिटिश के पक्ष में करने के लिए। उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति, कच्चा माल, व्यापारिक संतुलन को ब्रिटिश के पक्ष में करने के लिए। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। चीन, लंदन और कलकत्ता, है ना। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। अमेरिका। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। अमेरिका, गृह युद्ध में व्यापार बाधित, कपास आपूर्ति में कमी। इंग्लैंड, भारत पर निर्भरता बढ़ा, कपास गया, है ना। इंग्लैंड में गृह युद्ध, व्यापार बाधित, कपास आपूर्ति कम, भारत निर्भरता बढ़ा, कपास। अमेरिका में गृह युद्ध, व्यापार बाधित, कपास आपूर्ति कम, इंग्लैंड, भारत पर निर्भरता बढ़ा, कपास। अर्थ, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना। अर्थ, व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने नकदी फसलों की खेती पर बल दिया, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने नकदी फसलों की खेती पर बल दिया, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने नकदी फसलों की खेती पर बल दिया, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। वस्तुतः यह एक ब्रिटिश कृषि नीति का अंग था। इसके तहत किसानों को परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। वस्तुतः यह एक ब्रिटिश कृषि नीति का एक अंग था। इसके तहत किसानों को परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। ब्रिटिश शासन से पहले भी भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती थी, किंतु वे किसानों की इच्छा या स्थानीय आवश्यकताओं से परिचालित थी। ब्रिटिश शासन से पहले भी भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती थी, किंतु वे किसानों की इच्छा और स्थानीय आवश्यकताओं से परिचालित थी। उद्देश्य, 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 उद्देश्य भू राजस्व की अधिकतम राशि को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया। भू राजस्व की अधिकतम राशि को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया। भू राजस्व की अधिकतम राशि को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया। वस्तुतः किसानों को नकदी फसलों की खेती के माध्यम से परंपरागत फसलों की तुलना में ज़्यादा मूल्य मिलता और इसलिए वे भू राजस्व की अधिकतम राशि चुका पाते। वस्तुतः किसानों को नकदी फसलों की खेती के माध्यम से परंपरागत फसलों की तुलना में ज़्यादा मूल्य मिलता और इसलिए वे भू राजस्व की अधिकतम राशि चुका पाते। इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक इकाइयों में कच्चे माल की आवश्यकता थी, अतः इसकी पूर्ति के लिए भारत में नकदी फसलों जैसे कपास, नील, अफीम, जूट आदि की खेती पर बल दिया गया। इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक इकाइयों में कच्चे माल की आवश्यकता थी, अतः इसकी पूर्ति के लिए भारत में नकदी फसलों जैसे कपास, नील, अफीम, जूट आदि की खेती पर बल दिया गया। ब्रिटिश द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक असंतुलन को दूर कर व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। ब्रिटिश द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक असंतुलन को दूर कर व्यापार को अपने वश में करने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। इसी क्रम में कलकत्ता, कैंटन, चीन एवं लंदन का त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता, कैंटन ऑब्लिक चीन एवं लंदन का त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता, कैंटन एवं लंदन का त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। वस्तुतः भारत से इंग्लैंड के लिए चाय का निर्यात कर चीन से इंग्लैंड के चाय आयात में कमी की गई, तो साथ ही भारत में अफीम के उत्पादन पर बल देकर इस अफीम का निर्यात चीन में करके अंग्रेजों ने बड़ी पूंजी प्राप्त की और व्यापारिक संतुलन अपने पक्ष में किया। वस्तुतः भारत से इंग्लैंड के लिए चाय का निर्यात कर चीन से इंग्लैंड के चाय आयात में कमी की गई। वस्तुतः भारत से इंग्लैंड के लिए चाय का निर्यात कर चीन से इंग्लैंड के चाय आयात में कमी की गई। वस्तुतः भारत से इंग्लैंड के लिए चाय का निर्यात कर चीन से इंग्लैंड के चाय आयात में कमी की गई, तो साथ ही भारत में अफीम के उत्पादन पर बल देकर इस अफीम का निर्यात चीन में करके अंग्रेजों ने बड़ी पूंजी प्राप्त की और व्यापारिक संतुलन अपने पक्ष में किया। तो साथ ही भारत में अफीम के उत्पादन पर बल देकर इस अफीम का निर्यात चीन में करके अंग्रेजों ने बड़ी पूंजी प्राप्त की और व्यापारिक संतुलन अपने पक्ष में किया। तो साथ ही भारत में अफीम के उत्पादन पर बल देकर इस अफीम का निर्यात चीन में करके अंग्रेजों ने बड़ी पूंजी प्राप्त कर व्यापारिक संतुलन अपने पक्ष में किया। इंग्लैंड की खदान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत से खदान के निर्यात पर बल दिया गया। इंग्लैंड में खदान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत से खदान निर्यात पर बल दिया गया। इंग्लैंड में खदान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत से खदान निर्यात पर बल दिया गया। प्रक्रिया,
प्रक्रिया 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 कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत विशेषकर नकदी फसलों जैसे कपास, नील, जूट, अफीम, चाय की खेती पर बल दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत विशेषकर नकदी फसलों जैसे कपास, नील, जूट, अफीम, चाय की खेती पर बल दिया गया। उत्तर पूर्व भारत में असम में चाय की खेती आरंभ की गई। इसी क्रम में 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना की गई। उत्तर पूर्व भारत में चाय की खेती आरंभ की गई। इसी क्रम में 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना की गई। उत्तर पूर्व भारत में असम में चाय की खेती आरंभ की गई। इसी क्रम में 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना की गई। 1838 में असम चाय कंपनी 1838 में असम चाय कंपनी 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना की गई। चाय बागान में ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। चाय बागान में ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। चाय बागान में ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। इसी तरह 1773 में वारेन हेस्टिंग ने अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार में लाया और अफीम का निर्यात चीन को किया। इसी तरह 1773 में वारेन हेस्टिंग ने अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार में लाया और अफीम का निर्यात चीन को किया। इसी तरह 1773 में वारेन हेस्टिंग ने अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार में लाया और अफीम का निर्यात चीन को किया। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयातित कच्चे माल और खदान पर आयात शुल्क अत्यंत कम रखा। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयातित कच्चे माल और खदान पर आयात बहुत शुल्क अत्यंत कम रखा। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयातित कच्चे माल और खदान पर आयात शुल्क अत्यंत कम रखा। परिणाम सकारात्मक पक्ष, परिणाम सकारात्मक पक्ष, परिणाम सकारात्मक पक्ष, परिणाम सकारात्मक पक्ष। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई, अर्थात शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा और भारतीय कृषि उत्पादन का निर्यात भारत से बाहर के देशों में किया जाने लगा। इस तरह इंडियन इकोनॉमी विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई, अर्थात शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा और भारतीय कृषि उत्पादन का निर्यात भारत से बाहर के देशों में किया जाने लगा। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। भारत में विशेषकृत फसल उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए। कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ, अर्थात कृषि के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई। नकारात्मक पक्ष, कृषि के पूंजीवादी रूपांतरण हुआ था, कृषि के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई। नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। कृषि के वाणिज्यीकरण से किसानों की निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ा। साथ ही अत्यधिक भू राजस्व की राशि चुकाने के लिए वे कर्जदार हुए, फलतः महाजनी शोषण के शिकार हुए। कृषि के वाणिज्यीकरण से किसानों की निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ा। साथ ही अत्यधिक भू राजस्व की राशि चुकाने के लिए वे कर्जदार हुए, फलतः महाजनी शोषण के शिकार हुए। कृषि के वाणिज्यीकरण से किसानों की निर्धनता और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ा। साथ ही अत्यधिक भू राजस्व की राशि चुकाने के लिए वे कर्जदार हुए, फलतः महाजनी शोषण के शिकार हुए। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया, फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, अर्थात मक्का, धान, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन में कमी आई, अतः अकाल की स्थिति पैदा हुआ। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया, फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, अर्थात मक्का, धान, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन में कमी आई, अतः अकाल की स्थिति पैदा हुआ। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया, फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, अर्थात मक्का, धान, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन में कमी आई, अतः अकाल की स्थिति पैदा हुआ। चाय, नील जैसे बागानों में कृषि हेतु श्रमिकों की भर्ती यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा अपनी शर्तों पर की गई। इस तरह किसानों की स्थिति दासों के समान हो गई। चाय, नील जैसे बागानों में कृषि हेतु श्रमिकों की भर्ती यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा अपनी शर्तों पर की गई। इस तरह किसानों की स्थिति दासों के समान हो गई। चाय, नील जैसे बागानों में कृषि हेतु श्रमिकों की भर्ती यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा अपनी शर्तों पर की गई। इस तरह किसानों की स्थिति दासों के समान हो गई। भारतीय कृषि अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार पर निर्भर हो गया, जिसका संबंध बिचौलियों के माध्यम से था। भारतीय कृषि अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार पर निर्भर हो गया, जिसका संबंध बिचौलियों के माध्यम से था। अतः लाभ केवल इन बिचौलियों एवं ब्रिटिश पूंजीपतियों को मिला, जबकि हानि भारतीय किसानों को उठानी पड़ी। इस तरह किसानों का शोषण हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जब इंग्लैंड आना बाधित हुआ, तब इंग्लैंड के उद्योगों की कपास आवश्यकताओं की पूर्ति भारत से की जाने लगी। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जब अमेरिकी कपास इंग्लैंड आना बाधित हुआ, तब इंग्लैंड के उद्योगों की कपास आवश्यकताओं की पूर्ति भारत से की जाने लगी। इसी क्रम में भारतीय कपास की मांग बढ़ी और भारतीय किसानों को कपास उत्पादन के लिए बाध्य किया गया। फलतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपास उत्पादन क्षेत्र दक्कन में भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी, इसलिए कपास उत्पादन वृद्धि का पर्याप्त लाभ किसान नहीं उठा सके। फलतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपास उत्पादन क्षेत्र दक्कन में भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी, इसलिए कपास उत्पादन वृद्धि का पर्याप्त लाभ किसान नहीं उठा सके। दूसरी तरफ जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका इंग्लैंड व्यापार सामान्य रूप से चलने लगा,
तो भारतीय किसानों पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तरफ कपास की मांग में कमी हुई तो दूसरी तरफ बढ़ाई गई भू राजस्व की राशि में कोई कमी नहीं की गई, अतः किसानों का शोषण हुआ। दूसरी तरफ जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका इंग्लैंड व्यापार समान रूप से चलने लगा तो भारतीय किसानों पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तरफ कपास की मांग में कमी हुई तो दूसरी तरफ बढ़ाई गई भू राजस्व की राशि में कोई कमी नहीं की गई, अतः किसानों का शोषण हुआ। ऐसी स्थिति में असंतुष्ट किसानों ने विद्रोह किया, जिसे दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में असंतुष्ट किसानों ने विद्रोह किया, जिसे दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में असंतुष्ट किसानों ने विद्रोह किया, जिसे दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष निष्कर्ष इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिला, जबकि इंग्लैंड में कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ वहां के किसानों को मिला था। इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिला, जबकि इंग्लैंड में कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ वहां के किसानों को मिला था। दरअसल यह भारतीय किसानों पर एक आरोपित पद्धति थी, अतः इसका लाभ भी आरोपित करने वाली शक्ति अर्थात औपनिवेशिक शक्ति को मिला। दरअसल यह भारतीय किसानों पर एक आरोपित पद्धति थी, अतः इसका लाभ भी आरोपित करने वाली शक्ति अर्थात औपनिवेशिक शक्ति को मिला। इस तरह कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक ढांचों के अंतर्गत किया जा रहा था, अतः इससे भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता, निर्धनता, अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। इस तरह कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत किया जा रहा था, अतः इससे भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता, निर्धनता, अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। इस व्यवस्था से भारतीय किसान उसी तरह पीड़ित हुआ जैसा कि जावा में डच कल्चर सिस्टम के तहत नकदी फसलों की खेती के लिए बात किए जाने पर वहां के किसान पीड़ित हुआ। इस व्यवस्था से भारतीय किसान उसी तरह पीड़ित हुआ जैसा कि जावा में डच कल्चर सिस्टम के तहत नकदी फसलों की खेती के लिए बात किए जाने पर वहां के किसान भी पीड़ित हुआ था। इस व्यवस्था से भारतीय किसान उसी तरह पीड़ित हुआ जैसा कि जावा में डच कल्चर सिस्टम के तहत नकदी फसलों की खेती के लिए बात किए जाने पर वहां का किसान पीड़ित हुआ था। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन विऔद्योगिकीकरण। 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 अर्थ पतन के कारण, परिणाम मूल्यांकन, सकारात्मक नकारात्मक। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन विऔद्योगिकीकरण। अर्थ पतन के कारण, परिणाम मूल्यांकन, सकारात्मक नकारात्मक। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन विऔद्योगिकीकरण। अर्थ पतन के कारण, परिणाम मूल्यांकन, सकारात्मक नकारात्मक। अर्थ परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना। अर्थ परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना। परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों को न लगाया जाना। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने विऔद्योगिकीकरण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने विऔद्योगिकीकरण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने विऔद्योगिकीकरण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना। वस्तुतः ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया। वस्तुतः ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया। वस्तुतः ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया। इस तरह विऔद्योगिकीकरण इस औपनिवेशिक आर्थिक औद्योगिक नीति का एक परिणाम है। इस तरह विऔद्योगिकीकरण इस औपनिवेशिक आर्थिक औद्योगिक नीति का एक परिणाम है। इस तरह विऔद्योगिकीकरण इस औपनिवेशिक आर्थिक औद्योगिक नीति का एक परिणाम है। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का कारण। 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 ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया और देशी राज्यों पर नियंत्रण किया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया और देशी राज्यों पर नियंत्रण किया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया और देशी राज्यों पर नियंत्रण किया। ये रियासतें और इनके शासक हस्तशिल्प के खरीदार या संरक्षक थे, अतः इन राज्यों की समाप्ति से भारतीय शिल्पों का घरेलू बाजार सीमित हो गया। ये रियासतें और इनके शासक हस्तशिल्पों के खरीदार एवं संरक्षक थे, अतः इन राज्यों की समाप्ति से भारतीय हस्तशिल्पों का घरेलू बाजार सीमित हो गया। ये रियासतें और इनके शासक हस्तशिल्पों के खरीदार एवं संरक्षक थे, अतः इन राज्यों की समाप्ति से भारतीय शिल्पों का घरेलू बाजार सीमित हो गया। अब इन राज्यों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं सैन्य सामग्रियों की बिक्री होने लगी। अतः भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण हो रहे अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 1813 का अधिनियम पारित किया, जिसके तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत में सभी ब्रिटिश को व्यापार के लिए मुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण हो रहे अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 1813 का अधिनियम पारित किया, जिसके तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत में सभी ब्रिटिश को व्यापार के लिए मुक्त कर दिया गया। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। फलतः भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं का आगमन हुआ।
कारखाना से निर्मित वस्तुओं का आगमन हुआ। भारतीय हस्तशिल्प इन आयातित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सके अतः उनका घरेलू बाजार सीमित हुआ, इसलिए हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो रक्त एवं रंग से तो भारतीय किंतु आचार विचार और रुचि से अंग्रेज हो गए। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो रक्त एवं रंग से तो भारतीय किंतु आचार विचार एवं रुचि में अंग्रेज हो गए। इस शिक्षित मध्यवर्ग ने ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित किया। अतः हस्तशिल्पियों की मांग में कमी आने से उनका पतन हुआ। रेलवे के विकास से ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों में भी पहुंचने लगी। फलतः भारतीय हस्तशिल्पों का बाजार सीमित हो गया। परिणाम अवलिक मूल्यांकन सकारात्मक पक्ष। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने सैद्धांतिक दृष्टि से भारत में आधुनिक उद्योगों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने सैद्धांतिक दृष्टि से भारत में आधुनिक उद्योगों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः प्राक पूंजीवादी उद्योग हस्तशिल्प उद्योग के पतन को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वस्तुतः प्राक पूंजीवादी उद्योग हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नकारात्मक पक्ष। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तो हुआ लेकिन आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। अतः बड़ी संख्या में शिल्पकार बेरोजगार हुए, वे कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाध्य हुए। अतः कृषि पर बोझ बढ़ा जनसंख्या का और यह कृषि इस बोझ को नहीं उठा सकी। अतः और भी पिछड़ गई। एक तरफ नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को ब्याज बाध्य करने और अत्यधिक भू राजस्व की राशि का भुगतान करने के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी, तो दूसरी ओर खदान के निर्यात से भारत में खदान की कमी हुई। एक तरफ नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य करने से अत्यधिक भू राजस्व की राशि का भुगतान करने के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी, तो दूसरी ओर खदान के निर्यात से भारत में खदान की कमी हुई। अतः कृषि पर बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति यह पिछड़ी कृषि नहीं कर सकी। अतः अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग एवं कृषि के परस्पर सहयोगात्मक संबंध पर आधारित थी, किंतु हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से यह संबंध टूट गया और भारत पूर्णतः एक ऐसे कृषि प्रधान देश के रूप में सामने आया जो कच्चे माल के निर्यातक में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयातक था। अतः भारत का आर्थिक औपनिवेशिक विकास अवरुद्ध हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग एवं कृषि के परस्पर सहयोगात्मक संबंध पर आधारित थी, किंतु हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से यह संबंध टूट गया और भारत पूर्णतः एक ऐसे कृषि प्रधान देश के रूप में सामने आया जो कच्चे माल के निर्यातक एवं ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयातक था। अतः भारत का आर्थिक औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ। निष्कर्ष ब्रिटिश कृषि एवं औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे का विनाश कर दिया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत आरोपित अत्यधिक लगान राशि को चुकाने के कारण किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। साथ ही हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने शिल्पकारों को बेरोजगार एवं निर्धन बनाकर उन्हें कृषि के लिए बाध्य किया। फलतः ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी और अकाल की स्थिति सामने आई। गांव की यह आबादी संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अतः इसकी निर्धनता से भारत एक निर्धन और पिछड़े देश के रूप में सामने आया। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन उसका सर्वप्रमुख लक्षण बन गया। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा कि इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रहे। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में पड़ी हुई है। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा कि इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रहे। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में पड़ी हुई है। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा कि इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रहे। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में पड़ी हुई है। आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास। आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास विभिन्न चरण सीमित विकास के कारण। आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास विभिन्न चरण सीमित विकास के कारण। प्रथम चरण 1850 से 1914
द्वितीय चरण 1914 से 1947, प्रथम चरण 1850 से 1914, द्वितीय चरण 1914 से 1947, प्रथम चरण 1850 से 1914, द्वितीय चरण 1914 से 1947, प्रथम चरण 1850 से 1914, द्वितीय चरण 1914 से 1947, प्रथम चरण 1850 से 1914, द्वितीय चरण 1914 से 1947। ब्रिटिश पूंजी पर आधारित कोयला उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, बगान उद्योग। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, छोटे उपभोक्ता सामग्री उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग। ब्रिटिश पूंजी पर आधारित कोयला उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, बगान उद्योग। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, छोटे उपभोक्ता सामग्री उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग। ब्रिटिश पूंजी पर आधारित कोयला उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, बगान उद्योग। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, छोटे उपभोक्ता सामग्री उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग। ब्रिटिश पूंजी पर आधारित कोयला उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, बगान उद्योग। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, छोटे उपभोक्ता सामग्री उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग। ब्रिटिश पूंजी पर आधारित कोयला उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, बगान उद्योग। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, छोटे उपभोक्ता सामग्री उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तो कर दिया, पर आधुनिक उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तो कर दिया, पर आधुनिक उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तो कर दिया, पर आधुनिक उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया। किंतु 19वीं सदी के मध्य से भारत में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास दिखाई पड़ता है। किंतु 19वीं सदी के मध्य से भारत में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास दिखाई पड़ता है। किंतु 19वीं सदी के मध्य से भारत में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास दिखाई पड़ता है। इस सीमित विकास को भी औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है, जो निम्नलिखित चरणों में होगा। इस सीमित विकास को भी औपनिवेशिक शासन के चरण में शासन के संदर्भ में समझे जाने की जरूरत है, जो निम्नलिखित चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1850 से 1914, 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 प्रथम चरण 1850 से 1914। प्रथम चरण। इस चरण में कोयला उद्योग, जूट उद्योग, बगान उद्योग पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का अधिकार था। वस्तुतः ब्रिटिश पूंजीपतियों ने चाय, कॉफी, रबड़ एवं नील के बगानों में पूंजी लगाकर अपना लाभ सुनिश्चित किया। इस चरण में कोयला उद्योग, जूट उद्योग, बगान उद्योग पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का अधिकार था। वस्तुतः ब्रिटिश पूंजीपतियों ने चाय, कॉफी, रबड़ एवं नील के बगानों में पूंजी लगाकर अपना लाभ सुनिश्चित किया। इस चरण में कोयला उद्योग, जूट उद्योग, बगान उद्योग पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का अधिकार था। वस्तुतः ब्रिटिश पूंजीपतियों ने चाय, कॉफी, रबड़ एवं नील के बगानों में पूंजी लगाकर अपना लाभ सुनिश्चित किया। बंगाल में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने कोयला उद्योग की स्थापना की, जिसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। बंगाल में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने कोयला उद्योग की स्थापना की, जिसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। बंगाल में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने कोयला उद्योग की स्थापना की, जिसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। इस तरह जूट उद्योग भी पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी से निर्मित था। इस तरह जूट उद्योग भी पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी से निर्मित था। इस तरह जूट उद्योग भी पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी से निर्मित था। पहला जूट कारखाना बंगाल के रिसड़ा नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में स्थापित किया गया। पहला जूट कारखाना बंगाल में रिसड़ा नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में स्थापित किया गया। पहला जूट कारखाना बंगाल में रिसड़ा नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में स्थापित किया गया। पहला जूट कारखाना बंगाल में रिसड़ा नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में स्थापित किया गया। पहला जूट कारखाना बंगाल में रिसड़ा नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में स्थापित किया गया। वस्तुतः अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक वस्तुओं को रखने के लिए बेड़ियों की आवश्यकता थी और इसकी पूर्ति के लिए जूट उद्योग का विकास हुआ। वस्तुतः अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक वस्तुओं को रखने के लिए बेड़ियों की आवश्यकता थी और इसकी पूर्ति के लिए जूट उद्योग का विकास हुआ। वस्तुतः अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक वस्तुओं को रखने के लिए बेड़ियों की आवश्यकता थी, बोरियों की आवश्यकता थी, इसके पूर्ति के लिए जूट उद्योग का विकास किया गया। वस्तुतः अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक वस्तुओं को रखने के लिए बोरियों की आवश्यकता थी, अतः इसकी पूर्ति के लिए जूट उद्योग का विकास किया गया। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तरह अंग्रेज ने रेलवे के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयला उद्योग में निवेश किया। इसी तरह अंग्रेजों ने रेलवे के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयला उद्योग में निवेश किया। इसी तरह अंग्रेज ने रेलवे के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयला उद्योग में निवेश किया। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित स्तर पर भारत में अंग्रेजों ने उद्योगों का सीमित स्तर पर विकास किया। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित स्तर पर भारत में अंग्रेजों ने उद्योगों का सीमित स्तर पर विकास किया। इस तरह ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित स्तर पर भारत में अंग्रेजों ने उद्योगों का सीमित स्तर पर विकास किया। अंग्रेजों ने इसी चरण में 1853 में कावसी नाना भाई ने बम्बई के ताड़देव में प्रथम सूती मिल की स्थापना की। वस्तुतः वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। अंग्रेजों ने इसी चरण में 1853 में कावसी नाना भाई ने बॉम्बे के ताड़देव में प्रथम सूती मिल की स्थापना की। वस्तुतः वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। अंग्रेजों ने इसी चरण में 1853 में
कावसी नाना भाई ने बॉम्बे के ताड़देव में प्रथम सूती मिल की स्थापना की। वस्तुतः वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। अंग्रेजों ने इसी चरण में 1853 में कावसी नाना भाई ने बॉम्बे के ताड़देव में प्रथम सूती मिल की स्थापना की। वस्तुतः वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। अंग्रेजों ने इसी चरण में 1853 में कावसी नाना भाई ने बॉम्बे के ताड़देव में प्रथम सूती मिल की स्थापना की। वस्तुतः वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। दरअसल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में स्वदेशी के नारे ने भारतीय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। दरअसल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में स्वदेशी के नारे ने भारतीय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। दरअसल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में स्वदेशी के नारे ने भारतीय उद्योगों का विकास को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में माचिस उद्योग, साबुन उद्योग, बंगाल केमिकल जैसी स्थानीय स्वदेशी इकाइयों का निर्माण हुआ। इसी क्रम में माचिस उद्योग, साबुन उद्योग, बंगाल केमिकल जैसे स्थानीय स्वदेशी इकाइयों का निर्माण हुआ। इसी क्रम में माचिस उद्योग, साबुन उद्योग, बंगाल केमिकल्स जैसे स्थानीय स्वदेशी इकाइयों का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण 1914 से 47। 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 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारत में कुछ औद्योगिक विकास दिखाई देता है। विश्व युद्ध के दौरान भी भारत में कुछ औद्योगिक विकास दिखाई देता है। विश्व युद्ध के दौरान भी भारत में कुछ औद्योगिक विकास दिखाई देता है। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग ने सरकार का सहयोग दिया था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग ने सरकार का सहयोग दिया था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग ने सरकार का सहयोग दिया था। अतः सरकार ने भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की बात कही तो दूसरी युद्ध के दौरान भारत में साम्राज्यवादी शक्ति के साथ टकराव में कमी आई। फलतः देशी उद्योगों के विकास का अवसर मिला। अतः सरकार ने भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की बात कही तो दूसरी युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी शक्ति से टकराव में कमी आई। फलतः देशी उद्योगों के विकास का अवसर मिला। अतः सरकार ने भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही तो दूसरी ओर युद्ध के दौरान भारत में साम्राज्यवादी शक्ति के साथ टकराव में कमी आई। फलतः देशी उद्योगों के विकास का अवसर मिला। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में प्रथम औद्योगिक आयोग हॉलैंड आयोग का गठन किया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में प्रथम औद्योगिक आयोग हॉलैंड आयोग का गठन किया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में प्रथम औद्योगिक आयोग हॉलैंड आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सरकार से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही। इस आयोग ने सरकार से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में प्रथम औद्योगिक आयोग हॉलैंड आयोग का गठन किया। थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में प्रथम औद्योगिक आयोग हॉलैंड आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सरकार से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही। इस आयोग ने सरकार से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही। इस आयोग ने सरकार से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात कही। इसी तरह 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में एक वित्तीय आयोग का गठन हुआ जिसने सरकार को उद्योगों की सुरक्षा में सहायता देने की बात कही। इसी तरह 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में एक वित्तीय आयोग का गठन हुआ जिसने सरकार को उद्योगों की सुरक्षा में सहायता देने की बात की। इसी तरह 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में एक वित्तीय आयोग का गठन हुआ जिसने सरकार को उद्योगों की सुरक्षा में सहायता देने की बात कही। इसी तरह 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में एक वित्तीय आयोग का गठन हुआ जिसने सरकार को उद्योगों की सुरक्षा में सहायता देने की बात की। इसी तरह 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह के नेतृत्व में एक वित्तीय आयोग का गठन हुआ जिसने सरकार को उद्योगों की सुरक्षा में सहायता देने की बात कही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 भारतीय पूंजीपतियों ने 1944 में बम्बई योजना प्रस्तुत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 भारतीय पूंजीपतियों ने 1944 में बम्बई योजना प्रस्तुत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 भारतीय पूंजीपतियों ने 1944 में बम्बई योजना प्रस्तुत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 भारतीय पूंजीपतियों ने 1944 में बम्बई योजना प्रस्तुत की। इसमें टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जॉन मथाई, अर्देसर देसाई, श्रीराम, कस्तूरभाई डी शरीफ शामिल थे। इसमें टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, अर्देसर देसाई, श्रीराम, कस्तूरभाई डी शरीफ शामिल थे। इसमें टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, अर्देसर देसाई, श्री राम, कस्तूरभाई डी शरीफ शामिल थे। इसमें टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, अर्देसर देसाई, श्री राम, कस्तूरभाई डी शरीफ शामिल थे। इसमें टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, अर्देसर देसाई, श्रीराम, कस्तूरभाई डी शरीफ शामिल थे। इसमें टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई, अर्देसर देसाई, श्रीराम, कस्तूरभाई डी शरीफ शामिल थे। इस योजना में भूमि सुधार करने, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश करने तथा सिंचाई सुविधाओं के सरकारी निवेश पर बल दिया गया। इस योजना में भूमि सुधार करने, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश करने तथा सिंचाई सुविधाओं के सरकारी निवेश पर बल दिया गया। इस योजना में भूमि सुधार करने, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश करने तथा सिंचाई सुविधाओं के सरकारी निवेश पर बल दिया गया। सीमित औद्योगिक विकास के कारण भारत में औद्योगिक विकास न होने का एक बड़ा कारण यह था कि
यह वहाँ पूंजी का अभाव था क्योंकि ब्रिटिश नीतियों के कारण धन की निकासी बड़े पैमाने पर हो रही थी। भारत में औद्योगिक विकास न होने का एक बड़ा कारण यह था कि यहाँ पूंजी का अभाव था क्योंकि ब्रिटिश नीतियों के कारण धन की निकासी बड़े पैमाने पर हो रही थी। भारतीय उद्योगों को सरकार का सहयोग और संरक्षण नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के संदर्भ में माल भाड़ा दरें भारतीयों के लिए प्रतिकूल रखी। भारतीय उद्योगों को सरकार का सहयोग और संरक्षण नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे के संदर्भ में माल भाड़ा दरें भारतीयों के लिए प्रतिकूल रखी। भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का प्रसार नहीं था, अतः यहाँ मशीनीकरण का आधार तैयार नहीं हुआ। भारत में वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का प्रसार नहीं था, अतः यहाँ मशीनीकरण का आधार तैयार नहीं हुआ। वस्तुतः औद्योगिकरण के लिए विदेशों पर ही निर्भरता बनी रही। वस्तुतः औद्योगिकरण के लिए विदेशों पर ही निर्भरता बनी रही। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण था, जिसने भारतीय उद्योगों को सहयोग नहीं दिया, अतः ऋण या ब्याज की शर्तें अत्यंत कठोर होती थी। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण था, जिसने भारतीय उद्योगों को सहयोग नहीं दिया, अतः ऋण और ब्याज की शर्तें अत्यंत कठोर होती थी। इस सीमित औद्योगिक विकास की एक सीमा यह रही कि भारतीय उद्योग कुछ ही क्षेत्रों में एवं कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित रहे, अतः क्षेत्रीय एवं आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। इस सीमित औद्योगिक विकास की एक सीमा यह रही कि भारतीय उद्योग कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित रहे, अतः क्षेत्रीय एवं आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। इस सीमित औद्योगिक विकास की एक सीमा यह रही कि भारतीय उद्योग कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित रहे, अतः क्षेत्रीय एवं आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। हर महादेव।